नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी का एक महत्वपूर्ण लेसन फिजिक्स में से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो टाइप के होंगे आपके सिलेबस में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले आज हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ने चल रहे हैं, इसी के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है ऑप्टिक्स कहते हैं। रिफ्रैक्शन परावर्तन, प्रकाश किरणों का किसी परावर्तक तल से टकराकर तथा मार्ग से विचलित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम, फॉर्मेट का सिद्धांत। पहला, प्रकाश किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उन सभी मार्गों पर चलने का प्रयत्न करता है जिसके लिए प्रयुक्त समय न्यूनतम हो। इस सिद्धांत के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। आई बराबर आर, ये कोण है। नियमित परावर्तन के लिए आई बराबर आर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के हो जाएगा। परावर्तन के नियम फॉर्मेट के सिद्धांत पर आधारित है। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परावर्तक तल पर आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश एवं तथा अभिलंब परावर्तक तल के किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश में विचलन कोण ऐसे बनेगा, ये सारे तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा, ये सरल सीधी रेखा कोण बनाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर। 180 को पाई लिखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i और डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2r। तो आई प्लस थीटा प्लस आर प्लस थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 ब्रैकेट में आर प्लस थीटा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर होता है, अर्थात u बराबर v, AC बराबर सी ए डैश, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफिकेशन, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति तथा उस वस्तु की स्थिति के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन की गणना 3 प्रकार से की जाती है। रेखीय आवर्धन, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर आई अपान ओ, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू माइनस वी अपान यू। उसके बाद है क्षेत्रीय आवर्धन, लैंगिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो u इक्वल टू u2 माइनस u1, v इक्वल टू v2 माइनस v1। तो क्षेत्रीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्र बटे वस्तु का क्षेत्र, तो एरिया ऑफ इमेज अपान एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, v अपान u का होल स्क्वायर। कोणीय आवर्धन m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा नेत्र लेंस पर बना हुआ कोण बीटा तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के नेत्र लेंस पर बने हुए कोण अल्फा का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता प्लस 1 होती है। m बराबर आई अपान ओ इक्वल टू प्लस 1, किसी समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के लिए u v f में संबंध 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 अपान यू। तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। तो 1 अपान एफ बराबर 0, तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान 0 इन्फिनिटी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है। p इक्वल टू 1 अपान एफ बराबर 0। दर्पण की स्थिति h बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, h बराबर x प्लस वाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा h इक्वल टू 2h, तो h इक्वल टू h अपान 2। tan i बराबर x अपान ए, 2i इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आई एंड हेड, x इक्वल टू दर्पण के निचले सिरे से समतल की ऊंचाई। क्वेश्चन, एक व्यक्ति दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हुए दर्पण के समीप आ रहा है। उस व्यक्ति के प्रतिबिंब की चाल प्राप्त होगी। प्रतिबिंब की चाल बराबर 2 गुणे वस्तु की चाल, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दो समतल दर्पण का बनना, इमेज बराबर m 360 बटे थीटा। तो इफ़ m इक्वल टू ऑड नंबर देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n इक्वल टू m, थीटा इक्वल टू 72 डिग्री, m बराबर फिर 5 हो जाएगा और n बराबर 5। तो इफ़ m इवन नंबर देन नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू m माइनस 1, थीटा इक्वल टू 60, नंबर ऑफ इमेज m इक्वल टू 6, n इक्वल टू m माइनस 1, n इक्वल टू 6 माइनस 1 बराबर 5।
फ्रैक्शनल वैल्यू देन नंबर ऑफ इमेज नंबर n इक्वल टू रियल नंबर ऑफ फ्रैक्शन i इक्वल टू m इक्वल टू 6.45 तो 6 हो जाएगा। इफ़ थीटा इक्वल टू 50 तो m बराबर 7.2 n बराबर 7 हो जाएगा। m इक्वल टू इन्फिनिटी है देन n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दो समतल दर्पण समांतर है तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट हो जाएगा। वेव नेचर ऑफ लाइट हाइगेंस मैक्सवेल और फोको ब्रूस्टर आदि के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित अथवा अवशोषित होता है। प्रकाश ऊर्जा में उसमें ऊर्जा का गुण पाया जाता है। प्रकाश निर्वात अथवा वायु में एक समान चाल से प्रकाश गतिमान होता है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों की गति के लिए अपना माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अतः सर्वव्यापी काल्पनिक माध्यम ईथर के सूक्ष्म अदृश्य कणों द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों की भांति प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, परंतु अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन का आयाम अति सूक्ष्म होने के कारण यह एक सरल रेखा में गति करते हुए प्रतीत होता है। 9 प्रकाश किसी माध्यम में एक समूह के रूप में गति फोको करता है, तब प्रकाश तरंगे अपनी ऊर्जा का एक नए में उत्सर्जित नए स्वरूप से वितरित करती हैं, जिसके कंपन एक नए रूप में प्राप्त होता है। फिगर 2 में हम देख सकते हैं। प्रकाशिक पथ प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी तथा उस माध्यम के अपवर्तन का गुणनफल प्रकाशिक पथ कहलाता है। ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू यूएल, आई इक्वल टू एल अपन वी, यू इक्वल टू सी अपन वी, टी इक्वल टू एल यू अपन सी, टी इंटू सी इक्वल टू यू एल, तो डेल्टा इक्वल टू यू एल। किसी भी माध्यम के लिए प्रकाशिक पथ का मान नियत होता है, अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी पहले माध्यम की अपेक्षा घट जाती है। जब प्रकाश वायु से किसी सघन माध्यम से प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है। यू ए एल ए इक्वल टू यू डब्ल्यू एल डब्ल्यू, तो यू ए इक्वल टू एल ए अपान टी, यू डब्ल्यू इक्वल टू एल डब्ल्यू अपान टी, तो यू टू अपान यू वन इक्वल टू वी वन अपान वी टू इक्वल टू लेमडा वन अपान लेमडा टू। ध्रुवण की घटना द्वारा प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि की जाती है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि का गुण पाया जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण के प्रकार कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। प्रतिबिंब बनने के लिए चिन्ह परिपाटी, इस साइड माइनस, इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। मुख्य अक्ष के अनुदिश अथवा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। किसी वस्तु अथवा प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पोल से नापी जाती है। ध्रुव से मुख्य अक्ष के लंबवत तथा वाई अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। ध्रुव गोलीय वक्र पृष्ठ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे पोल या ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसी गोलीय अक्ष गोलीय उत्तल दर्पण पर आपतित वह प्रकाश का पथ जो कि परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर वापस लौटते हुए मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटता है, तो ऐसे बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। पोल से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं तथा जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस बिंदु अथवा फोकस बिंदु कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की क्षैतिज दूरी फोकस दूरी कहलाती है। परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए हमें जिन बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्वार्डिनल पॉइंट कहते हैं। फोकस तल फोकस बिंदु के लंबवत मुख्य अक्ष से खींचा गया काल्पनिक तल अथवा रेखा फोकस तल कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के लिए मुख्य 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ध्रुव। गोलीय दर्पण गोलीय अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आवर्धन किसी दर्पण अथवा लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति तथा उस वस्तु की स्थिति का अनुपात उस दर्पण अथवा लेंस के लिए आवर्धन कहलाता है। आवर्धन की 3 अलग अलग स्थितियाँ प्राप्त की जाती है। रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। किसी लेंस अथवा दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की रेखीय
रेखीय लंबाई तथा उस वस्तु की रेखीय लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्राप्त हो सकता है। अनुदैर्ध्य आवर्धन तथा दोलन तथा क्षेत्रीय आवर्धन प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल m बराबर ए आई अपान ए ऑब्जेक्ट बराबर एम एल स्क्वायर बराबर माइनस वी अपान यू का होल स्क्वायर। कोणीय आवर्धन बीटा अपान अल्फा किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से नेत्र लेंस पे बना कोण बिना यंत्र की सहायता से बिना पर बना कोण बिना यंत्र की सहायता से नेत्र लेंस पर बना कोण फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध यह बराबर r/2 होता है। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? गॉसियन फार्मूला है। v अपान f बराबर माइनस v अपान v प्लस u अपान u। तो v अपान f बराबर 1 प्लस v अपान u। तो यहाँ से m बराबर f माइनस v अपान f मिल गया। m v f में संबंध m बराबर f माइनस v अपान f। m f तथा u में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u अपान f बराबर u बटे v प्लस v बटे u प्लस u बटे v। तो ये हमको मिल गया m बराबर f अपान f माइनस u। पावर ऑफ मिरर p इक्वल टू 1 अपान f। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना f निगेटिव 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u माइनस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/इंफिनिटी। तो v बराबर माइनस f हो गया। प्रतिबिंब की दूरी बराबर फोकस दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की ओर तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है तथा उसकी स्थिति वस्तु की स्थिति के विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। 1/f बराबर माइनस 1/v माइनस 1/u। नोट u v तथा f में जिसे ज्ञात करना होता है इसके चिन्ह का प्रयोग सूत्र में रखकर हल नहीं किया जाता तथा ज्ञात भौतिक राशियों का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर माइनस 1/30 माइनस 1/15 बराबर माइनस 3/30 हो गया। तो जिसको कट किया तो माइनस 1/10 आ गया। f बराबर माइनस 10। अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का n गुना वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की दूरी के पदों में ज्ञात करो। m बराबर f अपान f माइनस u। m बराबर माइनस n है, m की जगह पे माइनस n रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस n बराबर f अपान f माइनस u। तो f अपान f प्लस u। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे f बराबर माइनस n अपान n प्लस 1 u आ जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में फोकस दूरी अथवा आवर्धन ज्ञात है तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी हम इस सूत्र से निकाल लेंगे m बराबर माइनस n। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की लंबाई के बराबर प्राप्त होता है तो m बराबर 1 निगेटिव हो जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य कहीं स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। m इज ग्रेटर देन 1। जब वस्तु फोकस तल में स्थित हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लार्ज इन साइज जब वस्तु फोकस तथा पोल के मध्य स्थित है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। m इज ग्रेटर देन 1। v इक्वल टू पॉजिटिव, u इक्वल टू निगेटिव। नोट f इक्वल टू r अपान 2। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। यह वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियों पर निर्भर नहीं करती। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना m इज लेस देन 1 पॉजिटिव, v इज इक्वल टू पॉजिटिव, u इक्वल टू निगेटिव रहेगा। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे आगे। जब वस्तु अनंत पर है तो इमेज f पर प्राप्त होगी। वह उपयोग अवतल दर्पण, नाक, कान, गले के रोगों का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग मिरर के रूप में समतल तथा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। प्रॉब्लम है, एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण द्वारा
उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा तथा इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी f बराबर r/2 15 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/30। इसको जब सॉल्व करेंगे v का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। u बराबर 25 सेंटीमीटर, i बराबर 10/2 b, तो क्या हो जाएगा, हल करने पे -12.5 आ जाएगा। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात करो। तो L बराबर 20 सेंटीमीटर, V बराबर 2u है, तो इस सूत्र में रख देंगे मान, तो आ जाएगा हमारा u बराबर 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के फोकस से कोई वस्तु x दूरी पर स्थित है और उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस से y दूरी पर प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करो। न्यूटन के सूत्र से F1 F2 बराबर x1 x2, तो F1 F2 बराबर f स्क्वायर बराबर xy, f बराबर xy। तो एक कार की लाइट में अवतल दर्पण लगा है। किसी वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तथा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। u बराबर 4 सेंटीमीटर, v बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे f बराबर आ जाएगा 500/11। एक उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1/2 है, जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 है तो ध्रुव से दूरी ज्ञात करो। m बराबर 1/2, m बराबर f/f माइनस u, मान रख देंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। f का मान आ गया 90, तो u का मान हम उसी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा -180 आ जाएगा। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से अपवर्तक पृष्ठ द्वारा निर्गत होता है तो y/, तो निर्गत प्रकाश तरंगों में कालांतर तथा पथांतर शून्य होता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। प्रकाश वायु से जब माध्यम से जाता है तो अपवर्तन के सेकंड लॉ से sin I/sin r बराबर AU/W हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया। अब स्टोक थ्योरम, जब प्रकाश किसी सघन माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ x से परावर्तित होता है आंशिक रूप से, तो परावर्तित तरंगों में कालांतर पाई रेडियन तथा अतिरिक्त पथांतर λ/2 का उत्पन्न होता है। डेल फाई = 0, डेल x = 0, डेल फाई = Δ0, डेल x = λ/2। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा मार्ग से विचलित हो जाना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का कारण, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है, अतः प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। सघन माध्यम से चाल कम तथा विरल माध्यम से अधिक होती है। प्रकाशिक पथ, प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रकाशिक तथा सदैव नियत रहता है तथा इसका मान माध्यम से अपवर्तनांक तथा उस माध्यम में तय की गई दूरी एक निश्चित समय के लिए सदैव नियत रहती है। माना प्रकाश वायु में लेयर तय की गई किसी निश्चित समय में एल है तथा उतने ही समय में किसी माध्यम में तय की गई दूरी यल, ये यल एयर था तो यहाँ पे यल मीडियम LM है। यदि माध्यम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू = c/v, माध्यम को पार करने में लगा समय म्यू = c/v, t = LM/v। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा लिमिटेशन LM = LA × μA। अपवर्तन के नियम, स्नेल का प्रथम नियम, आपतित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश तथा अभिलंब अपवर्तन तल के किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, का अनुपात नियत होता है तथा यह नियम मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन के बराबर होता है। sin I/sin r = 1, μ2 = μ2/μ1। फॉर्मेट प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उन सभी पथों या मार्गों पर चलने का प्रयत्न करता है जिसके लिए प्रयुक्त समय न्यूनतम अथवा नियत रहता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके अपवर्तन के लिए स्नेल्स के नियम की प्राप्ति होती है।
यस से सी तक जाने का न्यूनतम रास्ता 1 2 3 4। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करता है तथा इससे हमें यह ज्ञात होता है कि द्वितीय माध्यम प्रथम माध्यम के सापेक्ष सक्षम है अथवा सघन है अथवा विरल है। म्यू इक्वल टू सी अपान वी। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू एम बटे म्यू ए। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी ऐसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष बात ज्ञात किया जा सके जिसके कारण उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक से कोई भिन्न अपवर्तनांक प्राप्त हो जाता है तो इसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डब्ल्यू यू जी इक्वल टू यू जी अपान यू डब्ल्यू बराबर 3/2 बटे 4/3 तो 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। कांच के अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 3/2 बटे एयर का कितना होता है 1, तो इसलिए ये 3/2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक का मान सदैव 1 या 1 से अधिक होता है। अपवर्तनांक एक बीमाहीन नियतांक है। वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाही सूत्र नहीं होते उनके मात्रक भी नहीं होते, परंतु कुछ ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक होते हैं परंतु बीमाही सूत्र नहीं होते, जैसे लेंस की क्षमता डायोप्टर। न्यूमेरिकल है। एक पारदर्शक कांच की मोटाई 20 सेंटीमीटर, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2 है। ज्ञात करो कि प्रकाश की इस माध्यम को पार करने में लगा समय। ए यू जी बराबर सी अपान यू, तो 3/2 बराबर 3 × 10⁸ बटे व्यू, तो यू इक्वल टू वी इक्वल टू डी अपान टी। टी इक्वल टू डी अपान वी थिकनेस। टी इक्वल टू 20 × 10 - 2 × 3। तो ये उपरोक्त प्रश्न आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्राम है, तो निर्गत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। लेमडा ए इक्वल टू 6000 एंगस्ट्राम, म्यू इक्वल टू लेमडा ए अपान लेमडा एम। इसको सॉल्व करेंगे 4000 एंगस्ट्राम आ गया। किसी अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अपने मार्ग से 150 कोण पर विचलित हो जाती है। पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आई बराबर 60 अंश, डेल्टा बराबर 15, तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ये हो जाएगा कितना साइन 60 बटे साइन 45 बराबर म्यू बराबर √3/2। जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक दिया होता है उसे ऊपर रखते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ए यू जी। ऑप्टिकल पाथ, प्रकाश किरणों का वह पथ जिस पर वे बिना किसी विचलन के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं, प्रकाशिक अक्ष कहलाता है। समतल पृष्ठ के लिए प्रकाशिक अक्ष का अभिलंब एक दूसरे के समतापी होता है। रीजन, प्रकाशिक अक्ष के सापेक्ष प्रकाश में उपस्थित सभी प्रकार के वैद्युत वेक्टरों के कंपन की चाल एक समान होती है, अतः उस अक्ष के सापेक्ष अपवर्तन की क्रिया नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप ये होता है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, कंपन का आयाम, तीव्रता परावर्तित हो जाती है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। किसी क्रिस्टल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्रिस्टल की प्रकृति तथा अपवर्तन कोण पर निर्भर करती है। कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनके पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित करने पर एक से अधिक प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाते हैं। अपवर्तन की यह क्रिया द्वि अपवर्तन कहलाती है। निकाल प्रिज्म टूरमैगलिन के लिए किसी अपवर्तक पृष्ठ पर द्वारा प्रकाश का परावर्तन संभव है, परंतु यह परावर्तन आंशिक रूप से होता है। जब किसी पारदर्शक कांच या कांच पर प्रकाश किसी विशेष कोण के लिए आपतित की जाए तो ध्रुवण कोण, तो आपतित प्रकाश दो लंबवत ध्रुवित प्रकाशों में विभक्त हो जाता है। जैसे स्नेल्स के नियम के अनुप्रयोग, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपान μn। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का आंशिक रूप से परावर्तन भी होता है। साइन आर अपान साइन आई बराबर 2 μ1 बराबर μn अपान μ2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 μ2 इंटू 2 μn इक्वल टू 1। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से विभिन्न सघन माध्यमों में होते हुए पुनः विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों का क्रमशः गुणनफल नियत रहता है। यह नियत मान 1 के बराबर होता है। ए म्यू डब्ल्यू गुणे ए डब्ल्यू म्यू जी बराबर 1।
वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 है। तो ज्ञात करो कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या हो जाएगा। तो ये 3/2/4/3 बराबर ये 9/8 हो जाएगा। समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वस्तु सघन माध्यम में स्थित है जबकि इसे विरल माध्यम में से देखा जा रहा है। तो साइन आई बराबर tan आई, तो BC/AB हो गया। साइन आर बराबर tan आर, BC/BD। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर BC/AB इक्वल टू BC/BD, BD/AB आभासी स्थिति, वास्तविक स्थिति। WμA बराबर ऑपरेंट अपान रियल, AμW बराबर रियल अपान ऑपरेंट। प्रतिबिंब का अभिलंब विस्थापन AD क्वेश्चन मार्क है, AD इक्वल टू AB माइनस BD, AD इक्वल टू H माइनस H अपान AW। तो AD बराबर H 1 माइनस 1 अपान AW। तो यहाँ से जब वस्तु विरल माध्यम में स्थिर है और उसे सघन माध्यम से देखा जा रहा है। तो साइन आई बराबर BD अपान AD, साइन आर बराबर BD अपान CD, साइन आई अपान साइन आर बराबर BD अपान AD बराबर BD अपान CD। तो इसको जब सॉल्व करेंगे CB अपान AB इक्वल टू आ जाएगा 1μ2। तो 1μ2 इक्वल टू अपरेंट अपान रियल हो जाएगा। अभिलंबवत विस्थापन AC इक्वल टू BC माइनस AB, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू H 1μ2 माइनस 1। क्रांतिक कोण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त होता है क्रांतिक कोण कहते हैं। स्नेल्स के नियम से साइन C अपान साइन 90 बराबर 2μ1, साइन C बराबर 2μ1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान म्यू आ गया। क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होना आवश्यक है। जब वस्तु सघन माध्यम में है तो पृष्ठीय क्षेत्र द्वारा अंतरित कोण 2C हो जाएगा। किसी अपवर्तक के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा सघन माध्यम में स्वतंत्र तल से H गहराई पर किसी बिंदु पर 2C के बराबर कोण अंतरित किया होता है तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए जबकि सघन माध्यम का अपूर्णांक म्यू है। तो AB बराबर AC, AB बराबर AC बराबर R मान लिए, तो A बराबर πr² tan C बराबर AB अपान AO हो जाएगा बराबर R अपान H माइनस म्यू अपान H। तो H बराबर tan C हो गया। AC बराबर तो ये tan C बराबर 1 अपान √μ² माइनस 1 हो जाएगा। तो A बराबर πh² अपान μ² माइनस 1। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तित प्रकाश किरण परावर्तन के नियम से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना जरूरी है। I इज ग्रेटर देन C, साइन I इज ऑल्सो ग्रेटर देन साइन C। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, गर्मी के दिनों में मिराज फॉर्मेशन, मरीचिका का बनना। गर्मी के दिनों में किसी पिच वाली सड़क पर अथवा रेगिस्तान बालू वाले स्थान पर किसी पेड़ अथवा झाड़ी का उल्टा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस घटना को मरीचिका कहते हैं। गर्मी के दिनों में तल के समीप वायु विरल हो जाती है जबकि तल से अधिक ऊंचाई पर वायु सघन रहती है। जब सूर्य का प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह लगातार अभिलंब से दूर हटता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लूमिंग, सर्दी के दिनों में समुद्री अथवा बर्फीले इलाकों में किसी व्यक्ति को नाव अथवा इग्लू का उल्टा प्रतिबिंब आकाश में दिखाई पड़ता है। यह क्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होती है। हीरे का चमकना, हीरे का एक पारदर्शक क्रिस्टल है जिसकी सतह से को इस प्रकार ढाल कर बनाया जाता है कि वे झुके हुए अपवर्तक पृष्ठों के लिए किसी एक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश पर अपवर्तन के पश्चात दूसरे पृष्ठ द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा उसी माध्यम में वापस लौटती है। यह क्रिया बार बार होती है जिसे प्रकाश विभिन्न फलकों के अंदर कहीं बाहर घूमते हुए एक किसी विशेष कोण पर बाहर निकलता है। अलग अलग प्रकाश तरंगों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होता है, अतः विभिन्न फलकों से निकलने वाला प्रकाश अलग अलग प्रकाश तरंगों में दिखाई पड़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रकाश तंतु।
प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर बनाया गया एक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें प्रकाश कणों को अथवा प्रकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इस क्रिया में प्रकाश की तीव्रता तथा उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपयोग चिकित्सा में शल्य चिकित्सा में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आदि के प्रयोग में ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से किसी वस्तु, दृश्य अथवा प्रतिबिंब को कम्युनिकेशन सिस्टम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पर प्रकाश किसी विशेष कोण आई पर आपतित किया गया है। यह प्रकाश तंतु के यल लंबाई के लिए प्रथम बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वापस लौटता है। प्रकाशिक तंतु की संपूर्ण लंबाई यल है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बाहर लौटेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुल संख्या बराबर प्रकाश तंतु की कुल लंबाई बटे प्रथम परावर्तन की लंबाई। तो यल अपान यल, एन बराबर यल अपान यल, tan आर बराबर आर अपान यल। तो यल बराबर आर कोर। प्रकाशिक तंतु में कोर पूर्ण परावर्तक तथा चमकदार अत्यंत बारीक तार से मिलकर बना होता है। कलई कोडिंग। कोर के ऊपरी एक सतह पर का वह भाग जिसका अपवर्तनांक कोर के सापेक्ष कम होता है तथा प्रकाश कोर से कलई में प्रवेश करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है। कलई का ऊपरी भाग किसी कुचालक पदार्थ का बना होता है। यह वातावरण में परावर्तन अथवा बाहरी नमी को अंदर जाने से रोकता है। प्रॉब्लम AUG बराबर 3/2 है तो GUG 4/3/3/2 तो ये पलट के 8/9 हो जाएगा। प्रकाशिक किरण कांच से पानी में संचरित होती है। क्रांतिक कोण का मान होगा AUG बराबर 3/2, AUG 4/3 तो यहाँ पे sin C बराबर IUG तो 1/U बराबर 8/9 हो जाएगा। 8/9 मतलब 9/8। हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा जबकि U बराबर 2 है तो AUD बराबर 2, sin C बटे sin 90 बराबर DIU तो sin C बराबर 1/UD तो sin C बराबर 1/2 हो जाएगा। sin 30 का मान होता है 1/2 इसलिए C बराबर 30 अंश। नोट, जब U के बारे में कुछ न बताया जाए तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। द्रव में स्थित वस्तु के ऊपर से देखने पर उतने ही गहराई पर दिखाई देता है जितने की उसकी वास्तविक गहराई है। द्रव का अपवर्तनांक होगा रियल ऑपरेंट। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। एक वर्णी प्रकाश की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज है। इसे 1.5 हर्ट्ज अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कराने पर इसकी आवृत्ति होगी 6×10⁻14 क्योंकि आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती। जब श्वेत प्रकाश कांच में गति करता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य व अधिक चाल से कौन सा रंग गति करता है? लाल रंग। जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसकी चाल भी अधिक होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए C का मान निम्न में से किस रंग के लिए अधिकतम होता है? लाल के लिए। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका क्रांतिक कोण भी ज़्यादा होगा। sin C ये रेड कलर का ज़्यादा होता है और वायलेट कलर का कम, अतः लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होगा और उसका तरंगदैर्घ्य भी ज़्यादा होगा। दृश्य प्रकाश तरंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है तथा इसका क्रांतिक कोण भी अधिकतम होता है, अतः लैम्डा प्रोपोर्शनल टू प्रकाश की चाल भी अधिक होगी। पानी में बुलबुले के चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य को संध्या के बाद उसके क्षैतिज से नीचे हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अपवर्तन के कारण चमकता है। तो अपवर्तन के कारण सूर्य के क्षैतिज से थोड़ा नीचे चले जाने के बाद सूर्य हमें दिखाई देता है। यह क्रिया सूर्य के निकलने समय भी होती है। यह अपवर्तनांक एवं T मोटाई के कांच के टुकड़े में प्रकाश प्रवेश कराया जाता है तो कांच को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो जबकि प्रकाश की चाल C है। तो T बराबर TD समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसी सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट, एक चिड़िया जल के तल से ऊर्ध्वाधर x ऊंचाई पर से जल के तल से ऊर्ध्वाधर y गहराई पर मछली को देखती है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है तो मछली चिड़िया को अपने से कितनी दूर दिखाई देगी? y/n। उपरोक्त प्रश्न में मछली को चिड़िया कितनी दूरी पर दिखाएगी? d बराबर y + nx।
निरपेक्ष मान का मान होगा n इज ग्रेटर देन 1। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। किसी कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा कब? जब उसका मान 8/9 से ज़्यादा होगा। स्नेल का नियम लागू होता है सभी तल पर। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन की क्रिया के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्र पृष्ठ तथा प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम का प्रयोग करते हैं। एक वर्णी प्रकाश किरण को आपतित करते हैं। ध्रुव मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य अक्ष के अनुदिश वस्तु अथवा प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव से नापी जाती है। चिन्ह परिपाटी। आपतित प्रकाश की दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर माप की गई सभी दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती है। पोल से मुख्य अक्ष के लंबवत तथा वाई अक्ष के समांतर सभी दूरियां ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर धनात्मक ली जाती हैं तथा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ऋणात्मक ली जाती हैं। वक्रता केंद्र। किसी वक्र पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह पथ जो बिना विचलित हुए वक्र पृष्ठ को पार करते हुए मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काटता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है तथा उस बिंदु से कोई वक्र पृष्ठ खींचा जा सकता है। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चित्र के अनुसार गोलीय पृष्ठ के लिए r का मान धनात्मक होगा। तो कोई भी वक्र पृष्ठ उत्तल अथवा अवतल होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु मुख्य अक्ष पर बाएं अथवा दाएं तरफ है। प्रथम चित्र में वक्र पृष्ठ वस्तु के लिए उत्तल पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है, जबकि द्वितीय चित्र में वस्तु के लिए यह अवतल पृष्ठ की भांति कर रहा है। मुख्य अक्ष वह वक्र पृष्ठ के ध्रुव मध्य बिंदु से होकर जाने वाली सरल सीधी रेखा जिस पर प्रकाश बिना अपवर्तन के सीधे अपने पथ पर गति करता है मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष ध्रुव पर खींची गई लंबवत रेखा से 90 अंश पर होता है। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए u, v और r में संबंध। जब एक वर्णीय प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ पर वायु से सघन माध्यम के लिए आपतित की जाती है तब अपवर्तन के लिए सूत्र। विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक μ1 तथा सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक μ2 होता है। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा वक्रता त्रिज्या r है। u2/v इक्वल टू -1/u इक्वल टू 1u2 -1/r। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा u2/v -1/u इक्वल टू u2 -1/r विरल से सघन माध्यम के लिए। एग्जाम्पल है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। एक कांच की गोली जल में उपस्थित है, उस पर मुख्य अक्ष के समांतर एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतित की गई है। कांच के गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो कांच द्वारा अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। u2/v -u v2/u -u2 -u4/r vg -v -uw/u ug -uw/r 3/2v -0 बराबर 3/2 -4/3 इक्वल टू 20। तो 3/2u इक्वल टू 9 -8/20 इंटू 6 ये हो जाएगा v इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। यदि एक वर्णीय प्रकाश किरण वक्र पृष्ठ पर सघन से विरल माध्यम के लिए आपतित की जाती है तब अपवर्तन के लिए 2u1/v -1/u इक्वल टू 2u1 -1/r। तो क्या हो जाएगा u1/v -u2/u इक्वल टू u1 -u2/r सघन से विरल माध्यम के लिए है। अब एग्जाम्पल इसका। एक वर्णीय प्रकाश किरण गोलीय उत्तल पृष्ठ पर विरल से सघन माध्यम के लिए आपतित की गई। अपवर्तन के पश्चात वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा प्रतिबिंब की स्थिति से
ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। यदि वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। सघन माध्यम का अपूर्णांक 5/2 है। U2/V माइनस U4/U इक्वल टू U2 माइनस U4/R। तो इसमें से जब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे U इक्वल टू -60 आ जाएगा। प्रश्न है अगला, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का वास्तविक तथा आभासी दोनों स्थितियां प्राप्त होती हैं। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर आभासी प्रतिबिंब की स्थितियां U2/V माइनस U इक्वल टू U2 माइनस U1/R। तो अवतल पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का बनना, यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है तो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए प्रतिबिंब की आभासी स्थिति मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र तथा वस्तु के मध्य प्राप्त होती है। U2/V माइनस U1/U इक्वल टू U2 माइनस U1/R। रिफ्रैक्शन ऑन लेंस सरफेस। लेंस समान पारदर्शी माध्यम होता है। यह किन्हीं दो वक्र पृष्ठों अथवा किसी एक वक्र पृष्ठ या समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। लेंस के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उभयोत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती हैं। लेंस की यह प्रकृति अभिसारी कन्वर्जिंग कहलाती है। उत्तल लेंस क्राउन ग्लास का बना होता है। अवतल लेंस, लेंस की यह प्रकृति अपसारी प्रकृति कहलाती है। किसी लेंस की वक्रता त्रिज्याएं एक समान हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती। जैसे उभयोत्तल में वक्रता त्रिज्याएं एक समान होती हैं। अवर्णक संयोग क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन के लिए वक्रता त्रिज्याएं एक समान नहीं होती हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्केव लेंसों द्वारा अपवर्तन की क्रिया के लिए जिन बिंदुओं का चुनाव अथवा प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। नोट, किसी मोटे लेंस के लिए 6 क्वार्डिनल पॉइंट होते हैं। 2 फोकल पॉइंट मुख्य फोकस बिंदु, 2 प्रिंसिपल पॉइंट 2 मुख्य बिंदु, 2 नोडल पॉइंट होते हैं। किसी पतले लेंस के लिए प्रिंसिपल पॉइंट तथा नोडल पॉइंट एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। अतः पतले लेंस के लिए क्वार्डिनल पॉइंट की कुल संख्या 4 होती है। फोकस पॉइंट, आई फोकस पॉइंट मुख्य अक्ष पर स्थित वह वास्तविक अथवा काल्पनिक बिंदु जिसके चलने वाली प्रकाश किरणें लेंसों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो इसे प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए वास्तविक तथा अवतल लेंस के लिए आभासी होता है। सेकेंड फोकस पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसे द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे F पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे F निगेटिव हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पॉइंट संयुक्त लेंसों के लिए जब किसी एक मोटे लेंस के लिए लेंसों के बाहर अथवा लेंसों के भीतर स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ अथवा तल जहां अपवर्तन की क्रिया दिखाई जाती है प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है तथा प्रिंसिपल प्लेन मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर काटता है उसे प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। पतले लेंसों के लिए लंब समद्विभाजक रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रिंसिपल पॉइंट अथवा ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट दो प्रकार के होते हैं। प्रथम मुख्य बिंदु डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे है सेकेंड द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। अब यहाँ पे है नोडल पॉइंट, लेंसों पर आपतित प्रकाश किरणें का वह पथ जिस पर प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए आगे बढ़ती हैं तो मुख्य अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती हैं उन्हें नोडल पॉइंट कहते हैं। पतले लेंस के लिए नोडल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट पर स्थित होते हैं। AP1 इक्वल टू BP2, AP1 इक्वल टू BP2, P1N1 इक्वल टू P2N2। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है जबकि प्रकाश लेंस पर बाईं तरफ से आपतित किया गया है। F क्या होता है? पॉजिटिव होता है। M पॉइंट है। इमेज क्या है? रियल है। जब वस्तु अनंत व 2F के मध्य स्थित हो तो रियल और इमेज बनेगा, 2F पर हो तो निगेटिव बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा लेंस के दूसरी
तरफ 2f तथा अनंत के मध्य प्राप्त होगा। यह पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित है तो इमेज अनंत पर होगी। एफ व पी के मध्य, जब वस्तु फोकस तथा लेंस के मध्य कहीं स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु की तरफ सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। यम इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु फोकस तथा दर्पण के मध्य स्थित है तब उसका आभासी प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से बड़ा तथा एफ व 2f के मध्य प्राप्त होता है। लेंस के लिए आभासी प्रतिबिंब एफ के पीछे प्राप्त होता है तथा एफ लेंसों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। यदि लेंसों की वक्रता त्रिज्या बराबर हो तो प्रतिबिंब एफ व 2f के मध्य प्राप्त होगा। लेंस के लिए एफ बराबर नहीं होगा, r बराबर 2, जबकि दर्पण के लिए यह आवश्यक होता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, जबकि आवर्धन धनात्मक आभासी प्रतिबिंब के लिए होता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना b, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु की तरफ तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। लेंस के लिए u v तथा f u r में संबंध 1/f बराबर u2 माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आता है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, R2 हो जाएगा निगेटिव। तो 1/f बराबर 1 u2 माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। समतल दर्पण उत्तल लेंस के लिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1 u2 माइनस 1/r1। किसी लेंस को फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। किसी लेंस को मध्य बिंदु से 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो कटे हुए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाती है। असमान रूप से काटने पर किसी एक कटे हुए लेंस की फोकस दूरी संयुक्त लेंस की अपेक्षा अधिक होगी। एक उभयोत्तल लेंस को ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तब प्रत्येक कटे हुए लेंस की फोकस दूरी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। 1/f बराबर u2 माइनस u1 दूसरे ब्रैकेट में 1/r प्लस 1/r, ये 2/r हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/f गुणे 2, तो f बराबर 2f हो जाएगा। कटे हुए लेंस की क्षमता संयुक्त लेंस की क्षमता की आधी होगी। लेंस की ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में काट देने पर प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि किसी लेंस उत्तल को मुख्य अक्ष के समांतर किसी सरल रेखा पर द्वारा 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक कटे हुए लेंस की फोकस दूरी व क्षमता नियत होगी, परंतु लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की तीव्रता पहले की अपेक्षा कम होगी। किसी लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1/f एयर मतलब एयर माध्यम में AUG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 और यहाँ पे मीडियम कोई अलग है। तो 1/f मीडियम बराबर m UG माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। किसी लेंस की वायु में फोकस दूरी, दूसरा किसी लेंस की माध्यम में फोकस दूरी है। FM/f एयर इक्वल टू AUG माइनस 1/m UG माइनस 1। तो FM/f एयर इक्वल टू AUG माइनस 1 बटे AUG/AUM माइनस 1। तो UG माइनस 1 बटे UG/UM माइनस 1। नोट समीकरण 1, UG माइनस 1/UG/UM माइनस 1 इज़ लेस देन 1 होगा या FM/f एयर इज़ लेस देन 1 होगा और FM इज़ लेस देन फेयर होगा। यदि माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात 1 से कम प्राप्त होता है तो ऐसे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा घट जाती है तथा ऋणात्मक मान प्राप्त होने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यदि अपवर्तनांकों का अनुपात 1 से अधिक प्राप्त हो तो ऐसे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा बढ़ जाती है, परंतु लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि अपवर्तनांकों का अनुपात 1 के बराबर प्राप्त होता है तो माध्यम में लेंस की फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी के बराबर होगी। यदि
AUG बराबर AUM लेंस का अपूर्णांक माध्यम के अपूर्णांक के बराबर है, तब ऐसे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अनंत होगी। लेंस के लिए UV तथा F में संबंध 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो M बराबर -x/O उत्तल लेंस के लिए वास्तविक स्थिति, M बराबर I/O आभासी स्थिति। रियल क्या हो जाएगा, M इक्वल टू -I/O बराबर V/-U। अपेरेंट M डैश इक्वल टू I/O V/U। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध 1/F बराबर U-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अवतल लेंस के लिए R1 का मान ऋणात्मक, R2 का मान धनात्मक प्रयोग किया जाता है। अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर U-1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/F बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा U-1 ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2। अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस सदैव ऋणात्मक प्राप्त होती है, जबकि वस्तु वास्तविक स्थिति में है। प्रथम मुख्य फोकस दूरी धनात्मक प्राप्त होती है अवतल लेंस की, F निगेटिव सेकंड फोकल लेंथ। तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए। किसी लेंस की प्रथम व द्वितीय मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तविक अथवा आभासी रूप में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं, तथा प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है। यह अवतल लेंस के लिए आभासी तथा उत्तल लेंस के लिए वास्तविक स्थिति में होता है। प्रथम मुख्य फोकस किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु वास्तविक अथवा आभासी रूप में जिसके लिए लेंस द्वारा अपवर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस दूरी बिंदु आभासी, उत्तल लेंस के लिए वास्तविक होती है। पहला प्रश्न है इसका, प्रथम व द्वितीय मुख्य फोकस दूरी में संबंध। किसी भी लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस की दोनों ओर के माध्यम एक समान एयर हैं, U/V माइनस 1/U इक्वल टू U माइनस 1/R। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के लिए U इनफाइनाइट VF, तो U/F माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू U माइनस 1/R। U/F बराबर U माइनस 1/R, तो 1/F बराबर U माइनस 1/U गुणे 1/R। प्रथम मुख्य फोकस दूरी के लिए U इक्वल टू F डैश V इक्वल टू इन्फिनिटी, तो U/इन्फिनिटी माइनस 1/F डैश इक्वल टू U माइनस 1/R, तो ये माइनस 1/F डैश इक्वल टू U माइनस 1/R। 1/F डैश इक्वल टू माइनस U माइनस 1/R। इक्वेशन सेकेंड, यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है जबकि उसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, 1/F माइनस 1/F डैश गुणे 1/U, तो F बराबर F डैश U द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, F डैश प्रथम मुख्य फोकस दूरी है। न्यूटन के सूत्र द्वारा प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी में संबंध क्या हो जाता है, F2 इक्वल टू x1 x2 या F बराबर √x1 x2। नोट, न्यूटन के सूत्र द्वारा प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी में संबंध ज्ञात किया जा सकता है तथा इसकी सहायता से उभयोत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी मुख्य फोकस दूरी ज्ञात कर ली जाती है। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे tan डेल्टा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा है फार्मूला। तो किसी लेंस की क्षमता व वस्तु तथा लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। किसी लेंस की क्षमता लेंस के प्रकाशिक बिंदु अथवा आपतित प्रकाश व प्रकाशिक अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उनके मध्य दूरी पर निर्भर करता है। किसी लेंस की फोकस दूरी वस्तु के स्थिति तथा लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के लिए तथा अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव द्वितीयक मुख्य फोकस दूरी के लिए होता है। संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी किन्हीं दो पतले संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उनके अलग अलग फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान के अदिश योग के बराबर होता है। अर्थात दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी अलग अलग फोकस दूरियों के बराबर
के हरात्मक माध्य का आधा होता है। पहले लेंस के लिए 1/f1 बराबर 1/u v डैश माइनस 1/u। दूसरे लेंस के लिए 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u v डैश। तो इन दोनों से मिला के जो हमारा सूत्र बन रहा है इंपॉर्टेंट, f बराबर f1 प्लस f2 अपान f1 प्लस f2। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। तो किसी एक वस्तु का लेंस की दो अलग अलग स्थितियों के लिए वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में पर्दे पर अलग अलग लंबाइयों के लिए प्राप्त होता है। यदि प्रतिबिंबों की लंबाई क्रमशः 6 तथा 9 सेंटीमीटर है तो वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु तथा पर्दे के बीच की कुल दूरी 80 सेंटीमीटर है तो लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की प्रथम स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से इसको सॉल्व कर देंगे। f बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपान 4a, तो वैल्यू रख देंगे d बराबर 40, आंसर आ जाएगा। वस्तु व प्रतिबिंब की स्थिति u बराबर a माइनस डी अपान 2, 80 माइनस 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का वर्ग है। ए बी इक्वल टू I1 इंटू I2, ए बी इक्वल टू 9 इंटू 6, ए बी इक्वल टू √54, ए बी इक्वल टू 3√6 सेंटीमीटर। उपरोक्त प्रश्न में रेखीय आवर्धन का अंतर अलग अलग स्थितियों में m1 माइनस m2 बराबर d अपान f, m1 माइनस m2 बराबर 40/15 बराबर 2.6 होता है। एक वस्तु प्रथम फोकस में से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। न्यूटन के सूत्र के प्रयोग द्वारा उभयोत्तल लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी आपकी f बराबर 6, f बराबर x1 x2, ये सूत्र है। तो 4 × 9 बराबर 36, 36 का वर्गमूल 6। लेंस द्वारा वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे तथा लेंस की संयुक्त फोकस दूरी व क्षमता क्या होगी। 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f, तो ये जुड़ गया। 1/f बराबर 2 अपान f प्लस 1/fm, p इक्वल टू 2pf प्लस pm कंबाइंड। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित प्रकाश समतल दर्पण पर आपतित होता है। समतल दर्पण से अंतिम प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तथा यह वस्तु की स्थिति पर प्राप्त होता है। तो दर्पण व लेंस के बीच की दूरी व लेंस के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/60 प्लस 1/20 बराबर 1 प्लस 3/60, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इसका प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण पर आपतित होता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तथा लेंस व दर्पण के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। v बराबर 20 सेंटीमीटर, d बराबर 20 सेंटीमीटर। v बराबर -4d हो जाएगा, ये -40। एक द्रव के बुलबुले के व्यास के अनुदिश गोली पृष्ठ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुले के बाईं तरफ एक बिंदु प्रकाश उपस्थित है। उस बिंदु से गोली पृष्ठ पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। सघन से विरल माध्यम में ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ते हैं अब। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो झुके हुए अपवर्तक पृष्ठों तथा एक आधार से मिलकर बना होता है। झुके हुए पृष्ठों के मध्य बना कोण अपवर्तक कोण तथा प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित करने पर वह दूसरे पृष्ठ से निर्गत होते हुए अलग अलग प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश तरंगों के लिए अलग अलग होता है, जैसे लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम तथा बैंगनी प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। बाईप्रिज्म, द्विप्रिज्म दो अलग अलग प्रिज्मों का संयोग होता है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर दिया जाता है, बाईप्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एक वर्णी प्रकाश के लिए PQ PR अपवर्तक पृष्ठ है, QR आधार है, अल्फा
बराबर आई माइनस आर, तो बीटा इक्वल टू आई वन माइनस आर वन, ये द्विप्रिज्म का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं आगे। त्रिभुज डी ए बी में डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई वन माइनस आर वन, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई वन माइनस आर प्लस आर वन, डेल्टा ए एस बी इक्वल टू आर प्लस आर वन प्लस थीटा इक्वल टू 180, ए प्लस थीटा इक्वल टू 180, आर प्लस आर वन प्लस थीटा इक्वल टू ए प्लस थीटा, ए इक्वल टू आर प्लस आर वन, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई वन माइनस ए। तो कंडीशन है यदि ए बी सरल रेखा क्यू आर आधार के समांतर है तथा प्रिज्म के दोनों तरफ के माध्यम एक समान है, तो इस अवस्था में ए बी पैरेलल टू क्यू आर, आई समरूप हो जाएगा आई वन, आर इक्वल टू आर वन। इस अवस्था में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन अल्पतम न्यूनतम होगा। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई वन माइनस आर प्लस आर वन, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस 2r। अधिकतम विचलन तब होता है जब आपतन कोण 90 अंश हो। पृष्ठ स्पर्शी आयतन 2i बराबर डेल्टा एम प्लस 2r, 2i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपान 2। तो अपवर्तन के लिए स्नेल्स का नियम, साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान 2, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 इक्वल टू 1 म्यू 2। नोट, किसी प्रिज्म पर आपतन कोण उस प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण तथा अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है। डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, डेल्टा एम लेस देन डेल्टा एम वन इज लेस देन डेल्टा एम टू, तो आई वन लेस देन आई टू। किसी प्रिज्म पर किसी एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान अधिकतम होगा। यदि अपवर्तक कोण तथा प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री तथा इससे कम हो तब a इज़ लेस देन 5 डिग्री, तो ये साइन i इज़ लेस देन i, तो साइन r इज़ लेस देन r, तो i अपान r इक्वल टू 1 म्यू 2, i इक्वल टू 1 म्यू 3 अपान r, तो डेल्टा m इक्वल टू 1 u2 माइनस a, तो डेल्टा m इक्वल टू a 1 u2 माइनस 1। किसी प्रिज्म द्वारा वायु में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न होता है। उसी प्रिज्म को जल में डुबा दिया जाए तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र है हमारे पास डेल्टा एम इक्वल टू ए 1 म्यू 2 माइनस 1, तो ए 3 अपान 2, इसका मान 3 अपान 2 हमको दिया है प्रश्न में, माइनस 1 बराबर ए अपान 2 हो जाएगा, तो ये ए बराबर 8 हो जाएगा। जल के लिए 9/8। प्रिज्म का अपवर्तन मान निर्भर करता है आपतन कोण पर, परावर्तन कोण पे, विचलन कोण पे और अपवर्तनांक पर। तो किस पे, नन ऑफ दीज, किसी पे नहीं करता। वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित किरण पर अपवर्तन के पश्चात अलग अलग प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण का कारण प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश तरंगों के लिए अलग अलग कार्य करता है। वर्ण विक्षेपण कोण किसी प्रिज्म द्वारा निर्गत दो विभिन्न प्रकाश तरंगों के मध्य बना कोण आभासी स्थिति में वर्ण विक्षेपण कोण कहलाता है। थीटा इक्वल टू डेल यू माइनस डेल आर, तो बैगनी तथा लाल प्रकाश के लिए वर्ण विक्षेपण कोण अल्पतन मान विचलन की स्थिति में वर्ण विक्षेपण कोण डेल्टा वी बराबर ए डेल यू माइनस 1 डेल आर बराबर ए यू आर माइनस 1। वर्ण विक्षेपण कोण प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। विचलन वर्ण विक्षेपण कोण थीटा डिग्री पर निर्भर करता है। वर्ण विक्षेपण कोण सर्वप्रथम आपतन कोण आई पर निर्भर करता है। यदि आपतन कोण का मान न दिया जाए तो यह विचलन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण के न होने पर यह म्यू तथा ए पर निर्भर करता है। किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निर्भर करता है आई पर, आपतन कोण पे। वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के आधार की मोटाई पर निर्भर नहीं होती। वर्ण विक्षेपण क्षमता कोणीय होती है। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस प्रिज्म द्वारा किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के लिए उत्पन्न वर्ण विक्षेपण कोण तथा माध्य विचलन के अनुपात के बराबर होता है। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल मीन, तो डेल यू माइनस डेल आर अपान डेल वाई, ये क्या हो जाएगा आपका
W इक्वल टू ए डेल यू माइनस यू आर अपान ए यू वाई माइनस वन। तो W इक्वल टू यू वी माइनस यू आर अपान यू वाई माइनस वन। किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश के लिए लाल प्रकाश के लिए ज्ञात है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। यू वी इक्वल टू 1.65, यू आर इक्वल टू 1.60। ए आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण कोण थीटा इक्वल टू यू वी माइनस यू आर अपान एम वाई माइनस वन। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्रिज्मों का संयोग, दो प्रिज्मों के संयोग से वर्ण विक्षेपण की घटना अथवा विचलन की घटना को रोका जा सकता है। विचलन, प्रिज्मों के संयोग द्वारा प्रकाश किरणों का विचलन जिसमें वर्ण विक्षेपण की घटना न हो। वर्ण विक्षेपण की घटना न होने के लिए प्रिज्मों द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण कोण का योग शून्य होना चाहिए। डेल थीटा सी प्लस थीटा एफ बराबर 0। क्राउन प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण कोण लाल तथा बैगनी प्रकाश के लिए थीटा सी बराबर ए यू वी माइनस यू आर। उसी प्रकार फ्लिंट प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण कोण लाल तथा बैगनी प्रकाश के लिए थीटा एफ बराबर ए डैश यू डैश वाई माइनस यू डैश आर। तो इन दोनों के योगफल से हमको जो मिल जाएगा वो मिलेगा क्या, डब्ल्यू सी अपान डब्ल्यू एफ इक्वल टू माइनस डेल डैश वाई अपान डेल वाई। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रिज्मों के संयोग से वर्ण विक्षेपण की घटना को रोकने के लिए आवश्यक शर्तें, जबकि किसी एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित किया गया है। तो डब्ल्यू सी अपान डब्ल्यू एफ प्लस डेल डैश वाई अपान डेल वाई बराबर 0। तो डब्ल्यू सी डेल वाई बराबर माइनस डब्ल्यू एफ डेल डैश वाई। तो ए यू वी माइनस यू आर इक्वल टू माइनस ए डैश यू डैश वी माइनस यू डैश आर। प्रिज्मों के संयोग से अधिकतम विचलन जबकि वर्ण विक्षेपण की घटना ना हो। तो डेल नेट इक्वल टू डेल सी प्लस डेल एफ। तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, क्राउन प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन प्लस फ्लिंट प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। तो डेल नेट आ जाएगा ए सी यू सी माइनस वन प्लस ए सी यू एफ माइनस वन। डेल नेट बराबर डेल एम प्लस डेल डैश एम। डेल नेट इक्वल टू थीटा सी अपान डब्ल्यू सी प्लस थीटा एफ अपान डब्ल्यू एफ। तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, प्रिज्मों के संयोग से विचलन का मान शून्य प्राप्त करने के लिए जबकि उनके द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना प्राप्त होती है। डेल सी प्लस डेल एफ इक्वल टू 0। तो डेल सी इक्वल टू माइनस डेल एफ। तो ए सी म्यू सी प्लस ए सी न्यू सी इक्वल टू ए एफ प्लस ए सी। थीटा नेट इक्वल टू थीटा सी प्लस थीटा एफ। तो थीटा नेट इक्वल टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू एफ डेल थीटा डैश एम। अब काची फार्मूला क्या है, काची फार्मूला प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा आपतित प्रकाश में संबंध काची ने दिया था, इसलिए म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपान डेल्टा प्लस सी अपान डेल्टा स्क्वायर डैश डैश डैश। रैले के अनुसार आई प्रोपोर्शनल टू आई 1 अपान लेमडा की पावर 4 या आई बराबर के अपान लेमडा 4, जहाँ प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा न्यूनतम परास में परासरित होते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता दो कोणों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। यह बीमाहीन अदिश राशि है। यह प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, प्रिज्म कोण पर नहीं। फ्लिंट ग्लास की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन ग्लास से अधिक होती है। किसी प्रिज्म द्वारा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का निर्गत होने के लिए R1 का मान IC क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए, अर्थात दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। यदि किसी प्रिज्म पर प्रकाश किरणें अभिलंबवत आपतित की जाएं तो प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से प्रकाश किरण के निर्गत होने के लिए प्रिज्म का कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए। R1 इज लेस देन IC। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित करने पर वह दूसरे पृष्ठ की सतह से होकर जाता है। यदि प्रिज्म का कोण 6 डिग्री ज्ञात है तो दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण या क्रांतिक कोण का मान बताइए। तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस ए। तो थीटा डज नॉट इक्वल टू IC इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू 90 माइनस IC। 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस IC। आई ए इक्वल टू IC। समतल दर्पण से
टकराकर प्रकाश किरणें प्रकाश उसी भाग पर वापस लौटता है तो कण 90 डिग्री पर होता है, चाहे बाहर निकाल जाए या तब भी 90 डिग्री होगा। प्रॉब्लम है इसका, एक पतला प्रिज्म जिसका अपूर्णांक कोण 5 डिग्री है वायु में 3 डिग्री का विचलन कोण उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म का अपूर्णांक कितना हो जाएगा? प्रिज्म का अपूर्णांक 5 डिग्री नहीं, इसको 6 समझिए, ये 6/3, तो यहाँ पे डेल्टा का मान 3 और ए का मान 6, तो म्यू -1, तो 3/6 बराबर म्यू -1, तो म्यू का मान 3/2 हो जाएगा। अब ए बराबर 30 डिग्री और यहाँ पे म्यू बराबर √2 है, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू, तो इसका मान हो जाएगा आर का मान 30 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री है तो आई = 60 डिग्री, साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू, तो यहाँ से हो गया म्यू की वैल्यू √3। प्रिज्म का अपूर्णांक √2, एक प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम उत्पन्न करती है, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का कोण का मान निर्भर करता है किस पे? प्रिज्म कोण पर और अपूर्णांक दोनों पर करता है, और डेल्टा एम बराबर ए म्यू -1 होता है फार्मूला। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण केवल प्रिज्म के अपूर्णांक n तथा प्रिज्म के कोण a पर निर्भर करता है, यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। पतले प्रिज्म में डेल्टा एम बराबर ए म्यू -1। अल्पतम विचलन कोण के लिए विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, जबकि विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। वर्ण विक्षेपण कोण निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ पर। वर्ण विक्षेपण की घटना किन तरंगों में देखने को मिलती है? केवल अनुप्रस्थ तरंगों में मिलती है। वर्ण विक्षेपण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में मिलती है। एक उत्तल लेंस तथा एक कांच का गुटका व कांच का प्रिज्म तथा एक गोलाकार ठोस गेंद एक ही पारदर्शी पदार्थ के बने हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता होगी सभी में समान होगी। वर्ण विक्षेपण क्षमता अपूर्णांक पर निर्भर करती है, शेप व साइज पे नहीं, इसलिए वो सब में क्या होगी? समान होगी। अब देखते हैं आगे। नोट है, समकोणीय प्रिज्म समकोणीय प्रिज्म में ए का मान 60 डिग्री, समकोणीय प्रिज्म में ए का मान 90 डिग्री अगर रहेगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम, एक प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री तथा यदि उसी प्रकाश को पुनः उसी कोण पर आपतित किया जाए जबकि प्रिज्म का आधा भाग ऊर्ध्वाधर सरल रेखा द्वारा काट दिया जाए तो अल्पतम मान विचलन कोण कितना होगा? ये हो जाएगा डेल डैश एम = 20 डिग्री। एक प्रिज्म का अपूर्णांक 2 है तथा समकोणीय प्रिज्म का अल्पतमांक विचलन कोण ज्ञात कीजिए। साइन आर डेल्टा एम + 60/2, तो इसमें आ जाएगा आंसर साइन बराबर 120। डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म एंड डिस्पर्सिंग पावर ऑफ प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म d(θ/d लैम्डा), तो t du/d लैम्डा, d डेल्टा/d लैम्डा = a/λ³। किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता किसी प्रकाश तरंग की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न रेखीय स्पेक्ट्रम की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म W = θ/Δm। प्रकीर्णन, पदार्थ के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का पूर्ण रूप से अवशोषण तथा अवशोषण के पश्चात अपने ताप के कारण अवशोषित ऊर्जा का पुनः विकिरण की क्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I = 1/λ⁴। आकाश का आसमानी दिखाई पड़ना, रीजन क्या है? बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम है, अतः बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन नीले प्रकाश से अधिक होना चाहिए, परंतु मानव नेत्र की दृश्यता बैगनी की अपेक्षा नीले प्रकाश के लिए अधिक होती है, अतः नीला प्रकाश अधिक दिखाई पड़ता है। रमन इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। रमन इफेक्ट, लॉर्ड रैले के अनुसार किसी प्रकाश किरण को किसी पदार्थ के सूक्ष्म कणों पर आपतित किया जाए तो वह प्रकाश पूर्ण अवशोषित
होकर पुनः विकिरित करता है तथा आपतित प्रकाश एवं प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति एक समान होती है। डॉक्टर सीवी रमन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक अथवा कम हो सकती है, अर्थात प्रकाश का फोटॉन सूक्ष्म कणों से टकराते समय अथवा माध्यम से होकर गुजरते समय वह अपनी ऊर्जा अणुओं को देता है अथवा लेता है। तो डेल्टा E = E2 - E1 ये हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में भी। स्टोक लाइन्स में वेव लेंथ की में वृद्धि होती है और आवृत्ति में कमी होती है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, डिक्रीज करती है, वेव लेंथ इंक्रीज करता है और इंटेंसिटी तीव्रता भी घटती है। मतलब घटता कौन है, तीव्रता और आवृत्ति घटती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो एंटी स्टोक लाइन्स में प्रकाश फोटॉन के प्रकीर्णन के पश्चात वेवलेंथ में कमी व आवृत्ति में वृद्धि तथा तीव्रता बढ़ती है। मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगा, बाकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल, नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, अतः वायुमंडल में नीले प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता लाल प्रकाश के प्रकीर्णन की तुलना में अधिक होगी। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की बूंदों पर आपतित की जाती हैं तो आपतित प्रकाश अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकाश किरण को किसी विशेष क्षितिज से देखने पर आकाश में इंद्रधनुष के विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, जो कि एक वक्र पृष्ठ के रूप में होते हैं। इन्हें इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष की यह घटना दो प्रकार से होती है। प्राइमरी इंद्रधनुष किसी जलवाष्प की बूंदों द्वारा प्राथमिक इंद्रधनुष किसी जलवाष्प की बूंद द्वारा आपतित प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा इंद्रधनुष का बनना प्राइमरी रेनबो कहलाता है। सेकेंडरी रेनबो 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा इंद्रधनुष का बनना सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। विपथन, लेंसों में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का लेंस द्वारा अलग अलग आकार अथवा आकृति अथवा अलग अलग बिंदुओं पर अस्पष्ट रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, विपथन कहलाता है। किसी वस्तु का लेंस द्वारा मुख्य अक्ष के अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आकृतियों अथवा आकार में अथवा रंगीन व स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तो लेंसों में उत्पन्न यह दोष विपथन कहलाता है। विपथन की घटना 2 प्रकार से होती है, वर्ण विपथन, गोलीय विपथन। वर्ण विपथन, लेंसों में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का लेंसों द्वारा अपवर्तन के पश्चात अथवा किसी एक लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रंगीन व स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वर्ण विपथन कहलाता है। वर्ण विपथन की घटना 2 प्रकार से होती है, अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन और पार्श्विक वर्ण विपथन। अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के अलग अलग बिंदुओं पर रंगीन व अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है तो लेंस द्वारा उत्पन्न यह दोष अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन कहलाता है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तथा अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन AB = FR - FB तो WFY हो जाएगा। FY = √FR FB। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है तो अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन D बराबर क्या हो जाएगा, VR - VV तो D = W/V²/F। पार्श्विक वर्ण विपथन, किसी श्वेत प्रकाश वस्तु की रेखीय लंबाई का किसी लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात अलग अलग लंबाइयों में तथा अलग अलग बिंदुओं पर अस्पष्ट एवं रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त होना पार्श्विक वर्ण विपथन कहलाता है। CB' बराबर A' B' माइनस A' B' तो I बराबर I2 - I1, I बराबर AB/U, WU/V²/F। वर्ण विपथन का कारण, लेंस को छोटे छोटे अलग अलग भागों में मुख्य अक्ष के समांतर विभाजित कर लिया जाता है तो प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। अतः लेंस के किसी एक वक्र पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित की जाए तो वह अलग अलग प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न प्रकाश तरंगों के लिए विभिन्न होता है।
लेंसों का अवर्णक संयोग। लेंसों का वह समायोजन जिससे वर्ण विपथन के दोषों को दूर किया जा सके अवर्णक संयोग कहलाता है। अवर्णक संयोग के लिए उत्तल अवतल लेंस अथवा दो पतले उत्तल लेंस जो कुछ दूरी पर स्थित हों अथवा दो समतल उत्तल लेंस कुछ दूरी पर स्थित हों लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और अवर्णक संयोग के लिए शर्त क्या है कि w/fy प्लस w'/fy डैश बराबर 0 होना चाहिए। f क्या है? कॉन्वेक्स, f डैश कॉनकेव के लिए। नोट: अवर्णक संयोग द्वारा सभी प्रकार के वर्ण विपथन के दोषों को एक साथ दूर नहीं किया जा सकता। अवर्णक संयोग के लिए वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1/6 अथवा r1/r2 बराबर 1/6 के अनुपात में रखा जाता है। दो पतले उत्तल लेंसों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर वर्ण विपथन के दोष को लगभग दूर कर लिया जाता है तथा इस प्रकार का समायोजन प्रकाशिक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। d बराबर w1f2 प्लस w2f1 अपान w1 प्लस w2। आवश्यक शर्तें: w1 बराबर w2 बराबर w, तो d बराबर f1 प्लस f2 अपान 2। एक वर्णी प्रकाश में विपथन। लेंसों में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी आकार व आकृति में प्राप्त नहीं होता अथवा सीमांत उपाक्षीय किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर फोकस नहीं होते, एक वर्णी विपथन कहलाते हैं। एक वर्णी विपथन के प्रकार: गोलीय विपथन। लेंसों में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण सीमांत तथा उपाक्षीय किरणें लेंसों द्वारा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होती हैं, गोलीय विपथन कहलाती हैं। गोलीय विपथन के दोष को दूर करने के लिए कारण और उपाय: लेंसों की गोलीय आकृति के कारण गोलीय विपथन का दोष दूर उत्पन्न होता है, अर्थात गोलीय आकृति को कम करने पर गोलीय विपथन के दोष को कम किया जा सकता है। समतल उत्तल लेंस का प्रयोग करके गोलीय विपथन के दोष को कम किया जा सकता है। यदि दो पतले समतल उत्तल लेंसों को एक दूसरे से कुछ दूरी d पर रखा जाए जबकि d बराबर f1 f2 के बराबर हो तो गोलीय विपथन के दोष को न्यूनतम किया जा सकता है। परवलयाकार तथा अति परवलयाकार दर्पणों के प्रयोग से गोलीय विपथन के दोष लगभग दूर हो जाते हैं। सीमांत अथवा उपाक्षीय किरण में से किसी एक के मार्ग में अवरोधक लगाकर गोलीय विपथन के दोष को दूर कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है? कॉमा लेंसों में उत्पन्न दोष जिसके कारण रेखीय वस्तु से उत्सर्जित एक वर्णी प्रकाश किरणें लेंसों द्वारा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लंबवत अक्ष पर वलय के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हों तथा घटते हुए आकार में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कॉमा कहलाता है। अस्टिग्मेशन। कॉमा की तरह अस्टिग्मेशन में किसी रेखीय वस्तु का मुख्य अक्ष के अनुदिश वलय के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए तथा आकार में घटते हुए प्राप्त होता है। लेंसों में डाइस्टारजन। लेंसों में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण किसी रेखीय पृष्ठ क्षेत्रफल आयताकार अथवा वर्गाकार का प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात गोलीय वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल अथवा अवतल पृष्ठफल के रूप में प्राप्त होता है, डिस्टार्सम कहलाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश का फैलाव 40.6 डिग्री से 42.2 डिग्री के मध्य होता है। पहले बैंगनी तथा बाद में लाल इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। सेकेंडरी इंद्रधनुष दो अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। इसमें लाल प्रकाश पहले, बैंगनी प्रकाश बाद में दिखाई पड़ता है। 42 डिग्री से 48 डिग्री अथवा किसी अन्य क्षितिज पर जहां केवल द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। 51 से 54, 54 से 58। दो लेंसों को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखकर गोलीय विपथन कम किया जा सकता है, जैसे d f माइनस f2। क्वेश्चन: एक पतले लेंस के गोलीय दर्पण को कम किया जा सकता है लेंसों को निश्चित दूरी पर रखकर किसी एक प्रकाश के मार्ग में अवरोधक लगाकर। दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी f1 व f2 इनके बीच की दूरी d इस प्रकार है कि न्यूनतम
न्यूनतम गोलीय विपथन उत्पन्न करता है तथा डी का समायोजन इस प्रकार है कि वह न्यूनतम वर्ण विपथन उत्पन्न करता है, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा? न्यूनतम गोलीय विपथन डी बराबर F1 माइनस F2, न्यूनतम वर्ण विपथन डी बराबर F1 प्लस F2 अपान 2, तो F1 माइनस F2 बराबर F1 प्लस F2 अपान 2, 2F1 माइनस 2F2 इक्वल टू F1 प्लस F2, 2F1 माइनस F1 इक्वल टू F2 प्लस 2F2, F1 इक्वल टू 3F2, F1 अपान F2 इक्वल टू 3 अपान 1। एक लेंस के फोकस दूरी F तथा इसका गोलीय विपथन लेंस के अनुक्रमानुपाती है। स्फेरिकल एब्रेशन गोलीय विपथन द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा ज्ञात हो तो डी डेल्टा अपान डी लैम्डा अनुपाते लैम्डा की पावर 3 और म्यू अपान 1 अपान एफ की पावर 3 होगा। एक दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समतल उत्तल लेंस द्वारा उसके मुख्य अक्ष पर बनता है। गोलीय विपथन कम होगा यदि लेंस का वक्रपृष्ठफल वस्तु की तरफ है। यदि प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण ए के बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? n बराबर 2 cos a/2 होगा। क्वेश्चन, न्यूनतम विचलन कोण निर्भर करता है किसके ऊपर? डेल्टा m पर निर्भर करता है, जो कि प्रिज्म कोण एवं अपवर्तनांक में है। एक प्रिज्म का कोण a है तथा अपवर्तन कोण म्यू कॉट a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2, तो साइन a/2 हो जाएगा आपका। अब cos a/2, तो यहाँ से पाई माइनस 2a इक्वल टू डेल m। समबाहु प्रिज्म अपवर्तनांक तीनों प्रिज्म के समान है, तो आपतित प्रकाश निर्गत होगा। पहले से अधिक विचलन होगा, कोई विचलन नहीं होगा। पहले जितना विचलन होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसमें क्या होगा? पहले जितना विचलन होगा, जितना पहले था उतना ही होगा। एक छोटे कोण वाले प्रिज्म के एक सतह पर प्रकाश किरण आई कोण पर आपतित होती है तथा दूसरी सतह के लंबवत गुजरती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ईटा है तो अपवर्तन कोण का मान होगा W1 अपान W2 बराबर माइनस P2 अपान P1। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, नेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस में उत्पन्न दोष। मानो नेत्र लेंस मांसपेशियों से बना हुआ सूक्ष्म छिद्र होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या स्वतः समायोजित होती रहती है। लेंस के सामने वाले वक्र की त्रिज्या अंदर वाले की अपेक्षा अधिक होती है। 10 मिलीमीटर से लेकर 6 मिलीमीटर, 10 mm आउटर होती है, 6 mm अंदर की होती है। मानव नेत्र इस वक्रता में स्वतः परिवर्तन लाता है। दूर की वस्तुओं की देखने के लिए नॉर्मल रीजन श्रांत नेत्र R तथा F का मान अनंत होता है तथा क्षमता शून्य होती है। इस अवस्था में यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आकाश या स्पेस में देखने पर समतल दर्पण की तरह F इन्फिनिटी R इन्फिनिटी कार्य करता है। पृथ्वी तल पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस की तरह F निगेटिव कार्य करता है। पास की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस में खिंचाव होता है जिससे फोकस दूरी व त्रिज्या घटती है, परंतु लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में नेत्र लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, क्षमता 59 D होती है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट स्थित की न्यूनतम दूरी अपने स्थान से और अधिक निकट हो जाए अथवा दूर हो जाए तो नेत्र लेंस में दोष उत्पन्न होता है, जिसे क्रमशः निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रेटिना से पहले प्राप्त होती है, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले प्रकाशिक अक्ष पर प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की फोकस क्षमता ऋणात्मक होती है। I2 आई लेंस हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा? कॉन्केव लेंस हो जाएगा।
तो इसका ये चित्र बन जाएगा, ये रेटिना के पहले यहाँ पे मिल जा रहा है। दूरदृष्टि दोष, इस प्रकार के नेत्र लेंस से उत्पन्न दोष के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे आभासी स्थिति में चला जाता है, अर्थात निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर प्राप्त हो जाए। ये बाहर चला जाता है तो इसको कर देते तो ये अंदर प्राप्त हो जाता है। जरा दृष्टि दोष, इस प्रकार के नेत्र लेंस दोष में निकट दूर दोनों प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। किसी लेंस में उत्पन्न इस प्रकार के दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत जबकि प्रकाश अनंत से आता है वलय के रूप में चेन श्रृंखला के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी त्रिज्या क्रमशः घटती है। इस प्रकार के दोष के कारण सभी दिशाओं में समान तीव्रता से वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात किसी निश्चित दिशा में मुख्य अक्ष के लंबवत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। एसेगमेंटेशन, इस प्रकार के दोष के कारण किसी वस्तु को विभिन्न प्रतिबिंबों के मध्य P1 P2 दीर्घ वृत्ताकार व वृत्ताकार अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। डिस्टार्शन, आई लेंस, कार्निया, नेत्र लेंस का दृढ़ भाग होता है। इरिस तथा कार्निया के मध्य जलीय द्रव भरा होता है। यह कार्निया को नम बनाए रखता है। जलीय द्रव्य का अपूर्णांक 1.34 से 1.334 होता है। यह नेत्र लेंस तथा नेत्र के अन्य भागों की सुरक्षा करता है। जलीय द्रव वायु के सापेक्ष सघन होता है, अतः कार्निया से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस की तरफ मोड़ता है। इरिस काले अथवा भूरे रंग का होता है। इरिस की वक्रता त्रिज्या में मांसपेशियों की सहायता से परिवर्तन द्वारा प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित किया जाता है। इरिस के मध्य भाग में लेंस टिका रहता है तथा नेत्र लेंस को संतुलित करता है। लेंस, यह मांसपेशियों से बना हुआ अति सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसकी वक्रता मसल्स तथा इरिस की सहायता से घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। लेंस के बाहर वाले कर्व को वक्रता त्रिज्या अंदर वाले कर्व की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार यह स्वतः ग्रासित लेंस का कार्य करता है। ग्रासित लेंस में वर्ण अथवा गोली विपथन का दोष नहीं होता। काचाभ द्रव, नर्व ह्यूमर्स, लेंस के अंदर वाली स्थान तथा रेटिना के अंदर वाले रिक्त स्थान से भरा होता है। इस द्रव का अपूर्णांक जलीय द्रव से अधिक होता है, जिससे लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरणें रेटिना के पर्दे पर फोकस होती हैं। प्रकाश किरणों की तीव्रता जिस बिंदु पर अधिकतम पाई जाती है उसे येलो पॉइंट पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना, रक्तक पटल के अंदर एक पतली फिल्म या झिर्री होती है, जिसके तल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रक्तक पटल रेटिना से आगे होकर जाने वाले प्रकाश को यह अवशोषित करता है तथा प्रकाश की पुनः परिवर्तन की क्रिया को रोकता है। अंध बिंदु, नेत्र लेंस के अंदर का वह भाग जहाँ से नर्व सिस्टम रेटिना से जुड़ता है। इस भाग पर यदि कोई प्रकाश आपतित होता है अथवा प्रतिबिंब बनता है तो वह दिखाई नहीं पड़ता, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस पॉइंट से कोन तथा रॉड मस्तिष्क द्वारा जुड़े होते हैं, जहां से प्रतिबिंब की पहचान तथा सक्रियता का अनुभव होता है। क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस का वह ऊर्ध्वाधर भाग जिसके द्वारा आपतित प्रकाश किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, डायमीटर या लेंस का व्यास कहलाता है। लेंस का व्यास एपेंडेजेटर द्वारा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन, एक व्यक्ति की निकट दृष्टि 200 सेंटीमीटर की दूरी पर पाई जाती है, तो वह अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो उसे किस क्षमता की तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? कानकेव लेंस, P बराबर 1/F, तो P बराबर -1/200, तो ये हो जाएगा -0.5 डिऑप्टर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।